नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास में कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नाम की एनसीईआरटी के 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और ये जो 14वां अध्याय है ये महासागरीय जल संचलन से संबंधित है। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियां होती हैं, जैसे ज्वार भाटा, तरंग, धाराएं इत्यादि। इन सब चीज़ों के बारे में ही इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। महासागरीय जल में गति होती रहती है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व, इन सब चीज़ों के बारे में, तापमान के बारे में, खारापन का मतलब है लवणता, और घनत्व इत्यादि के बारे में और इनके अंतर संबंधों को आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, समझा था कि तापमान अधिक है तो लवणता अधिक होगी, लवणता अधिक होगी तो घनत्व अधिक होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने पिछली बार पढ़ा था। तो तापमान, खारापन या लवणता तथा घनत्व एवं बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु इत्यादि अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। क्षैतिज का मतलब हो गया कि सतही जल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल का प्रवाह होना, और ऊर्ध्वाधर गति का मतलब हो गया कि महासागर के जल में ऊपर नीचे लंबवत रूप से गति होना। तो महासागरों के जल में दोनों प्रकार की गतियां होती हैं, क्षैतिज गति भी होती है और ऊर्ध्वाधर गति भी होती है। महासागरीय धाराएं व तरंगें क्षैतिज गति से संबंधित हैं। महासागरीय जो धाराएं होती हैं वे महासागरीय सतह पर प्रवाहित होने वाली जल की नदियों के समान होती हैं। जैसे स्थलीय भाग में जो नदियां होती हैं उनमें जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका परिवहन होता है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है। ठीक इसी प्रकार से महासागरों की सतह पर जल महासागरीय धाराओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है। तरंगें, तरंगों में जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करता, लेकिन ऊर्जा गति करती है। तो तरंगें भी क्षैतिज गति से संबंधित हैं। तरंगों के बारे में विस्तृत आगे पढ़ेंगे, तब आप ये समझेंगे कि महासागरीय जो तरंगें होती हैं उनमें जल गति नहीं करता है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर से गति से संबंधित हैं। ज्वार भाटा में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल के चलते महासागरों का जल ऊपर की ओर उठता है, तब उसे ज्वार कहा जाता है। और जब वही जल पीछे की ओर लौटता है या नीचे की ओर गिरता है तब उसे भाटा कहा जाता है। तो जो ज्वार भाटा है वह महासागरों की ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। इसके अलावा भी अधा स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह। आधा स्थल से का मतलब हो गया कि निचले भाग से ऊपर की ओर ठंडे जल का अपवेलिंग होना या नीचे से ऊपर की ओर जल का आना, सतह की ओर आना, उसे कहा जाता है उत्प्रवाह या अपवेलिंग। इंग्लिश वर्ड है अपवेलिंग। महासागर के निचले भागों से ऊपर की सतह की ओर जल आना, तो नीचे से ऊपर की ओर जो जल आएगा वह लंबवत गति का उदाहरण होगा। एवं अवप्रवाह, अवप्रवाह का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की ओर महासागर के जल की गति करना, डाउन वेलिंग, उसे अवप्रवाह कहा जाता है। ये महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। अब हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तरंगों के बारे में। तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। जो महासागरीय तरंगे होती हैं या लहरें होती हैं उनमें जल का विस्थापन नहीं होता है। जैसे इस बात को इस तरीके से समझिए, आप लोग किसी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं, या पत्थर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण है कि आप लोग कोई ऐसी गेंद खेल रहे हैं किसी तालाब के किनारे जो गेंद हल्की है। मान लेते हैं कोई टेनिस बॉल है जो कि हल्की गेंद है, और अगर वह तालाब में गिर जाए या आप लोग उस गेंद को तालाब में फेंक दें जो पानी में तैरती हो, तब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये गोल एक तालाब हो गया। इस गोल तालाब के मध्य भाग में आपने कोई गेंद फेंक दी,
कोई बॉल फेंक दी, तो जो कि पानी के ऊपर तैरती है, पानी में डूबती ना हो, तब आप देखेंगे कि उस गेंद के फेंकने से तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी उस जल में, और तरंगे इस प्रकार से गति करेंगी। जो पानी का जो तल है उसमें इस प्रकार की गति होगी, पानी ऊपर नीचे की ओर उठेगा और इस तरफ के लिए ऐसा लगेगा कि इस तरफ के लिए तरंगे जा रही हैं। आप लोग देखेंगे कि बीच वाले भाग में, उस तालाब के बीच वाले भाग में आपने गेंद फेंकी थी, तो गेंद वहीं पर ऊपर नीचे दोलन करती रहेगी। गेंद इस वाले किनारे से इस तरफ नहीं जाएगी। इस तरफ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इस जल में गति नहीं हो रही है, बल्कि जल ऊपर नीचे की ओर केवल दोलन कर रहा है। और जो इस तरफ के लिए आपको जो जाते हुए दिख रहा है वह एनर्जी, ऊर्जा का फ्लो होता है केवल। जल कणों में क्षैतिज गति नहीं होती है। तो तरंगे वास्तव में, तरंगों में जल का विस्थापन क्षैतिज रूप से नहीं होता है, बल्कि जल के कण ऊपर नीचे दोलन करते रहते हैं। इस तरफ से इस तरफ के लिए आपको जो कुछ भी जाते हुए दिखता है वह वास्तव में ऊर्जा का विस्थापन होता है। अगर वास्तव में तरंगों के चलते जल का विस्थापन होता, जल इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र की तरफ आता, तो ये गेंद भी उस जल के साथ किनारे पे आ जाती। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि गेंद उसी एरिया में ऊपर नीचे दोलन करती रहती है। इस उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं कि जो तरंगे होती हैं उनमें जल का क्षैतिज विस्थापन नहीं होता है, बल्कि जल के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे दोलन करते रहते हैं, और जो विस्थापन होता है वह केवल एनर्जी या ऊर्जा का फ्लो होता है। तरंगों में जल कण छोटे छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वृत्ताकार रूप में गति करते हैं का मतलब है, आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो जो जल कण होते हैं ये यहीं पर दोलन करते रहते हैं इस प्रकार से। इनमें विस्थापन नहीं होता है। इन तरंगों के निचले भागों में वे वृत्ताकार मार्ग पर जल के कण घूमते रहते हैं, लेकिन क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं होते हैं। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। इसको और अगर आप लोगों को समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कोई नाला है जिसमें जल प्रवाहित हो रहा है और जल विस्थापित हो रहा है। अगर आप वही गेंद उस नाले में फेंक दें, तब आप देखेंगे कि वह गेंद उस जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि उस नाले में जल का प्रवाह हो रहा है, जल के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं और उन कणों के साथ ही गेंद भी जा रही है। इसलिए गेंद उस नाले में या प्रवाहित होते हुए जल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। लेकिन तालाब में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनके साथ गेंद प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि जल के कण क्षैतिज रूप से गति नहीं करते हैं, बल्कि ऊपर नीचे दोलन होता रहता है और उन दोलनों के नीचे जल के कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करते रहते हैं। ये है तरंगों का कॉन्सेप्ट। तरंगों में जल कण छोटे छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। तो जो मैंने अभी उदाहरण दिया था तालाब का, ठीक यही आप लोग महासागर के संदर्भ में मान लीजिए कि जो एनर्जी होती है वह उस केंद्र से उत्पन्न होकर और तटों पर या तटों के किनारे वाले भागों में वह एनर्जी रिलीज हो जाती है, और वायु के घर्षण के चलते, फ्रिक्शन के चलते तरंगें उत्पन्न होती हैं। कुछ और जानकारी दी गई है। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगें जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं, जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। जब दो नॉट का मतलब होता है तरंगों की जो गति होती है, तरंगों की गति में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसका जो मापन किया जाता है वह नॉट में किया जाता है। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है, समीर का मतलब हो गया पवन, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं या छोटी छोटी रिपल्स बनती हैं,
छोटी तरंगें बनती है। रिपल्स का मतलब है छोटी तरंगें बनती हैं, तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते, और तट के पास पहुंचने, तरंगों के टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगें हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। क्योंकि महासागरों का जो विस्तार होता है वह तालाब से कई गुना ज़्यादा होता है, और जो महासागरों के ऊपर जो पवनें प्रवाहित होती हैं वे बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो जो मैंने छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, इसी को आप हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अप्लाई करके देखिए, सोचिए, तब आप लोगों के ये सारी बातें लिखी हुई समझ में आएंगी। तरंगें गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ये इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है। तो ये तरंगों की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई थी। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि तरंगों में क्षैतिज रूप से जल का विस्थापन नहीं होता है, और तरंगें समुद्री सतहों पर जो पवन की या वायु की प्रवाहित होती हुई वायु की घर्षण क्रिया है उसके चलते उत्पन्न होती हैं। और एक बात ये भी याद रखने वाली है कि तरंगों के निचले भाग में जो जल के कण होते हैं वे वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं। इसके बाद तरंगों के संदर्भ में कुछ विशेषताएं दी गई थी। ये विशेषताएं आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ी होंगी, फिजिक्स जो पढ़ते होंगे आप लोग, फिजिक्स में भी ये सारी चीज़ें, तरंगों की विशेषताएं, तरंग शिखर एवं गर्त, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ों को ज्योग्राफी के इस चैप्टर में भी दिया गया था। तो मैंने ले ही ली ये सारी जानकारी, जिससे कि आप लोगों के लिए कोई भी जानकारी छूट ना पाए। एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं, अदरवाइज आप लोगों ने साइंस में इसे पहले भी पढ़ा होगा। जो बेसिक क्लासेस में साइंस पढ़ी है उसमें भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तरंग के शिखर एवं गर्त क्या होते हैं? एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। जैसे इसको देखिए, जैसे तरंग मान लीजिए इस तरफ की ओर प्रवाहित हो रही है, इस तरफ के लिए प्रवाहित हो रही है, तो आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये वाली तरंग है, इस तरह से प्रवाहित हो रही है। इस तरंग का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? यहां पर है। इसे तरंग का शिखर कहेंगे और इसे गर्त कहेंगे, जो कि सबसे गहरा भाग है। शिखर के लिए इंग्लिश वर्ड है क्रेस्ट और गर्त के लिए सबसे गहरा भाग है ट्रफ। तरंग की ऊंचाई, यह एक तरंग के गर्त के आधा स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। इसे भी समझ लीजिए। जैसे एक लाइन खींचे हम, ये लाइन मान लीजिए खींच ली, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों को जोड़ लिया जाए कि किसी समतल क्षेत्र से या शिखर एवं गर्त से लेकर जो दूरी है उसको कहेंगे तरंग की ऊंचाई। तो गर्त, जैसे मान लीजिए ये लाइन हो गई, जैसे ये लाइन है और एक तरंग फ्लो कर रही है यहां से इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये वाली जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी, शिखर और गर्त के बीच की जो कुल दूरी है वह दूरी कहलाएगी। इन दोनों को जोड़ के या इस तरीके से एक लाइन खींचे, इसको टच करते हुए और इसको टच करते हुए लाइन खींचे, तो इसके बीच की जो कुल दूरी आएगी वही तरंग की ऊंचाई होगी। तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। आयाम का मतलब हो गया कि इस समतल से या तो इस शिखर तक की दूरी और या फिर इस गर्त तक की दूरी, उसको आयाम कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। तरंग काल वह पीरियड क्या होता है? तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या दो
गर्तों के बीच का समयांतराल है, उसे तरंग काल कह दिया जाता है। तरंग दैर्घ्य ये दो लगातार शिखरों या दो लगातार गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक तरंग है, ये जैसे ये वाली तरंग है, दो लगातार शिखरों, तो यहां से यहां तक की दूरी, इस लाइन को टच करते हुए जाना चाहिए, यहां तक की दूरी, या फिर यहां से यहां तक की दूरी। दो लगातार शिखरों या दो लगातार गर्तों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है उसे कहेंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग की गति, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में मापा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तरंग की आवृत्ति, यह 1 सेकंड के समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है कि 1 सेकंड में कितनी तरंगें किसी बिंदु से गुजरती हैं। तो जितनी तरंगें गुजरती हैं उसे आवृत्ति कहा जाएगा। तो यहां तक जानकारी तरंगों के बारे में दी गई थी। अगली जानकारी दी गई है ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार को कहते हैं इंग्लिश में टाइड, और भाटा को कहते हैं एब। जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के चलते और पृथ्वी के घूर्णन के चलते लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल के चलते समुद्र की सतह का जल ऊपर की ओर उठता है, तब उसे कहा जाता है ज्वार। और जब वही जल नीचे की ओर या पीछे की ओर लौटता है तब उसे कहा जाता है भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को क्रमशः ज्वार भाटा कहा जाता है। समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तब उसे ज्वार कहा जाता है, टाइड। और जब वही समुद्र का जल पीछे की ओर लौटता है या नीचे की ओर गिरता है तब उसे भाटा कह दिया जाता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नदमुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कह दिया जाता है। जो ज्वार भाटा होता है उसके लिए जो उत्पादक बल होते हैं वे कौन कौन से होते हैं उनकी जानकारी आगे दी गई है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटाओं की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए दो खगोलीय पिंड, एक हो गया सूर्य, दूसरा हो गया चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते पृथ्वी के एक भाग में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, और जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको संतुलित करने के लिए पृथ्वी के घूर्णन के चलते लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर अपकेंद्रीय बल के चलते, तो जो इस क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते जो ज्वार उत्पन्न हो रहा था उसके ठीक पीछे पृथ्वी के घूर्णन के चलते अपकेंद्रीय बल काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो इन दो बलों के चलते पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर एक ही समय पर दो स्थानों पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, एक तरफ सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के चलते और दूसरी तरफ पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल या पृथ्वी के घूर्णन के चलते लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल के चलते। एक बात यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होता है। उसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है और सूर्य अधिक दूरी पर है। सूर्य की जो दूरी है वह पृथ्वी से 14,98,00,000 किलोमीटर दूर है, और जबकि चंद्रमा केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर है। हालांकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक होना चाहिए क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान अधिक है, लेकिन सूर्य की दूरी अधिक है पृथ्वी से, इसलिए ज्वार भाटा उत्पन्न करने के क्रम में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से अधिक प्रभावी होता है। तो पृथ्वी के सतह पर एक ओर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ज्वार उत्पन्न होता है, और उसके ठीक विपरीत वाले क्षेत्र में
पृथ्वी के घूर्णन के चलते अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल बल के चलते ज्वार उत्पन्न होता है। अब समझ लीजिए कैसे। पहले ये लाइन भी पढ़ लीजिए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। अब इसे देखिए। पहले मैं आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा जो अपकेंद्रीय बल काम करता है उसे मैं समझाना चाहता हूं। ये इमेज मैंने आपको अपकेंद्रीय बल को समझाने के लिए ही ली है। सेंट्रीफ्यूगल को ही हिंदी में अपकेंद्रीय बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के चलते, जैसे पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इस तरफ के लिए घूम रही है, मान लीजिए वेलोसिटी लिखा हुआ है और इसकी डायरेक्शन दी गई है इस तरफ के लिए, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वह बाहर की ओर लगेगा, उसे ही कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, अब आगे पढ़ते हैं तब आपके समझ में आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा की तरफ वाले किनारे पर या चंद्रमा की तरफ जो महासागर का भाग है उस पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और दूसरी तरफ, और जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। अब आप चित्र देखिए। इस वाली साइड में जब चंद्रमा और सूर्य इस तरफ हैं तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर इस वाले क्षेत्र में ज्वारीय उभार उत्पन्न करता है या महासागरों में ज्वार लाता है। इससे इनके गुरुत्वाकर्षण के चलते महासागरीय जो जल है वह ऊपर की ओर उठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है? अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में जो ज्वारीय उभार आ रहा था वह आ रहा था ज्वारीय उभार सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। लेकिन इसके ठीक पीछे वाली स्थिति, वहां तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की दूरी वहां से अधिक है। तो इस वाली साइड में गुरुत्वाकर्षण, इस सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है या अपकेंद्रीय बल होता है वह कार्य करने लगता है। अब देखिए, अपकेंद्रीय बल की वजह से इस सूर्य और चंद्रमा की तरफ वाले उभार के ठीक विपरीत दिशा में अपकेंद्रीय बल के चलते उभार आता है। इस वजह से दो परिणामी ज्वारीय उभार, इस वाली तरफ सूर्य और चंद्रमा की वजह से और इस वाली तरफ अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। इस प्रकार से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर जानकारी दी गई है ज्वार भाटा के प्रकार कितने होते हैं। ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनको भी देख लीजिए। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, अर्धदैनिक ज्वार, सेमी डाययूर्नल टाइड, यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन दो उच्च एवं दो निम्न ज्वार आते हैं और दो लगातार उच्च एवं दो निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। उच्च और निम्न ज्वार क्या होते हैं इसे समझ लीजिएगा। उच्च ज्वार में हाई टाइड, यहां तक आएगा जल, और लो टाइड में या निम्न ज्वार में यहां तक आएगा जल। ये अंतर होता है। उच्च ज्वार में ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, निम्न ज्वार में ज्वार की ऊंचाई कम होती है। दैनिक ज्वार क्या होता है? इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है या होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार क्या होता है? मिक्स्ड टाइड, ये टी नहीं है बल्कि आई है, मैं यहां पर इसको करेक्ट कर दे रहा हूं। मिक्स्ड टाइड, मिश्रित ज्वार।
ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। जब ज्वार भाटा अलग अलग ऊंचाई के हों तब उसे कह दिया जाता है मिक्स्ड टाइड्स। अगली जानकारी दी है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स या बृहत ज्वार और निम्न ज्वार, इनको भी समझ लीजिए। उच्च ज्वार, उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के हैं। अब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पर जो स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां बनती हैं, उनके आधार पर जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उनको बृहत ज्वार या इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड और निम्न ज्वार या फिर नीप टाइड उनको कहा जाता है। अब उसको समझ लीजिए। बृहत ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं? पृथ्वी के संदर्भ में जब सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, ऐसी अवस्था में जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह एक साथ काम करता है, जुड़ जाता है, और इस वजह से सामान्य से अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं। उन्हें ही कहा जाता है बृहत ज्वार। तब ज्वारीय जो उभार अधिकतम होगा, इनको बृहत ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। अभी देखेंगे आगे की इमेज पर, पहले पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन है निम्न ज्वार की, नीप टाइड्स की। सामान्यतः बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है, क्योंकि एक महीने में 30 दिन के आसपास होते हैं, या चंद्रमा के आधार पर 14 दिन का अंतर मान लेते हैं। तो प्रत्येक पूर्णिमा या प्रत्येक अमावस्या के बाद 7 या 8 दिन के अंतर पर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो होते हैं वे समकोणीय स्थिति में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विरुद्ध काम करता है। ऐसी स्थिति में सामान्य से कम ऊंचाई के ज्वार आते हैं। उस स्थिति में आने वाले ज्वार को कहते हैं निम्न ज्वार। सामान्यतः बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए। इधर लिखा हुआ है स्प्रिंग टाइड, इसको हिंदी में कहेंगे बृहत ज्वार। ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन के इधर वाला जो भाग है, ये दोनों कंडीशन, ये वाली भी कंडीशन और ये वाली भी कंडीशन, ये बृहत ज्वार को दर्शा रही है। इस लाइन के इधर वाली जो कंडीशन है वह निम्न ज्वार को दर्शा रही है। कैसे, उसको समझ लीजिए। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, उस स्थिति को कहा जाता है सिजगी। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। सिजगी, और हिंदी में कहा जाता है युति और व्युति की स्थिति। अब इनकी भी इंग्लिश समझ लीजिए। युति को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जंक्शन, और व्युति को कहते हैं अपोजिशन। सिजगी का मतलब हो गया कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल या सीधी रेखा में हैं। ये वाली जो कंडीशन है ये सिजगी की कंडीशन है, ये दोनों। ये कंडीशन सिजगी की हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे, ये जो पहली स्थिति है स्प्रिंग टाइड फुल मून लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पूर्णिमा की स्थिति दर्शा रही है, और इस स्थिति को कहेंगे व्युति की स्थिति। व्युति की स्थिति, इसमें क्या है कि पृथ्वी बीच में है, एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है तीनों ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में ही,
और तीनों के सीधी रेखा में होने का मतलब है कि इधर चंद्रमा इधर सूर्य, तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ मिलकर पृथ्वी पर ज्वार लाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों के जब गुरुत्वाकर्षण एक साथ मिलकर ज्वार लाएंगे तो सामान्य से अधिक ऊंचाई वाले ज्वार होंगे। और ऐसी स्थिति पूर्णिमा को होती है, पृथ्वी बीच में, एक तरफ चंद्रमा एक तरफ सूर्य। इस स्थिति को कहा जाता है व्युत्की की स्थिति। ये पूर्णिमा को होती है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है अपोजिशन। व्युत्की की स्थिति, ये वाली जो स्थिति है जिसमें एक तरफ पृथ्वी है और एक तरफ सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं, इसको कहा जाता है युति की स्थिति। युति, इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉन्जंक्शन। इसमें भी सूर्य और चंद्रमा एक तरफ हैं, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि सामान्य से अधिक ऊंचाई के ज्वार आएंगे, तो वह भी बृहद ज्वार आएंगे। तो महीने में 2 बार, एक बार पूर्णिमा को, और ये वाली जो स्थिति होती, युति की जो स्थिति होती है, ये अमावस्या को होती है। लिखा हुआ है अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा को दोनों ही तिथियों को बृहद ज्वार आते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों ही ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में होते हैं, और ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे से मिलकर पृथ्वी पर सामान्य से अधिक ऊंचाई के ज्वार लाते हैं। अब आ जाते हैं निम्न ज्वार की स्थिति। अब निम्न ज्वार की स्थिति में देखिए, निम्न ज्वार की स्थिति में क्या है, लिखा हुआ है फर्स्ट क्वार्टर मून, मतलब या तो पूर्णिमा के बाद या अमावस्या के बाद जो 7वां या 8वां दिन होता है, उस समय क्या होता है, इस वाली स्थिति में, जैसे मान लीजिए ये वाली स्थिति है, पहली कंडीशन ये है अमावस्या थी, अमावस्या के बाद में, अमावस्या को तो चंद्रमा यहां पर था, लेकिन अमावस्या के 7वें 8वां दिन के बाद में जो चंद्रमा है वह गति करता हुआ यहां पर आ गया। अब आप लोग देखिए, अमावस्या के बाद 7वें या 8वें दिन जो चंद्रमा था वह गति करता हुआ यहां पर आ गया, और यहां पर आने से क्या हुआ कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल और इसका गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगेगा, और इस वजह से सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल निम्नतम होंगे इस कंडीशन में, और इस वजह से जो ज्वार आएंगे पृथ्वी पर वे सामान्य से कम ऊंचाई के होंगे, इसलिए निम्न ज्वार आएगा। एक कंडीशन ये हो सकती है, पूर्णिमा के समय तो यहां पर था मून, लेकिन पूर्णिमा के बाद 7-8 दिन के बाद ये समकोणी की स्थिति में आ गया, इधर ये चंद्रमा, इधर सूर्य, इधर पृथ्वी, तो ये यहां पर भी समकोण बन रहा है, यहां पर भी समकोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, पूर्णिमा के बाद 7-8 दिन के बाद भी क्या होगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगेंगे, और इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल का मान निम्नतम होगा, और इस वजह से सामान्य से कम ऊंचाई के ज्वार आएंगे, उन्हें निम्न ज्वार कहा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है सूर्य और चंद्रमा के आधार पर बृहत ज्वार और निम्न ज्वार का। इनमें से सिजगी या युति व्युति को याद रखना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा के दिन व्युति की स्थिति होती है और अमावस्या के दिन युति की स्थिति होती है। युति को कंजंक्शन कहा जाता है, व्युति को इंग्लिश में अपोजिशन कहा जाता है, और युति व्युति दोनों के लिए इंग्लिश वर्ड सिजगी है। एक जानकारी और है, महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उपभू को कहा जाता है पेरिजी, क्योंकि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उसकी कक्षा जो है, ऑर्बिट जो है, वह पूरी तरीके से गोल नहीं है बल्कि दीर्घवृत्ताकार है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि इस प्रकार की है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस वाली कंडीशन में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है। उपभू असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि इस कंडीशन में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर सर्वाधिक होगा। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है, और 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है, एपोजी कंडीशन, जब दूरी अधिकतम होती है तब
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। चंद्रमा के आधार पर ऐसा ही प्रभाव सूर्य के संदर्भ में भी पड़ता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो पृथ्वी की कक्षा है सूर्य के चारों ओर, वह भी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, और इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जनवरी में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और दूरी घट के रह जाती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होती है सूर्य से और दूरी बढ़ के हो जाती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के आसपास। तो जब पृथ्वी सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास, ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। अगली जानकारी यहां पर ज्वार भाटा के लाभ के रूप में दी गई है। ये नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। किसी क्षेत्र में ज्वार भाटा आने वाला है तो उससे क्या होता है, एक तो मछुआरे थोड़ा अलर्ट होके जाते हैं, दूसरा ज्वार भाटा आने के चलते उस क्षेत्र में तटीय भागों में मछलियां वगैरह अधिक आ जाती हैं, क्योंकि जो समुद्र का जो जल होता है वह तट की ओर आता है, तो उसके साथ मछलियां वगैरह या अन्य जो खाद्य सामग्री जो प्राप्त होती है या समुद्री संसाधन जो प्राप्त होते हैं समुद्री जल से, वे तट के निकट आ जाते हैं। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नदों के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। तटीय भागों में जहां पर पोताश्रय उथले होते हैं या जहां पर तटीय भाग में बार या बैरियर्स जैसी संरचनाएं बनी होती हैं, जिनके चलते जलयान तटीय भाग तक नहीं जा पाते या बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाते, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ज्वार आता है तो उस ज्वार के चलते और उस ज्वार के साथ उठने वाले जल के चलते जो बंदरगाह पर जो जहाज पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वे उस ज्वार के जल के ऊपर उठने के चलते वे जलयान बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी सहायक होता है। ज्वार आया, तट की ओर आगे बढ़ा, और जब वह पीछे जाता है तो वह अवसादों को या प्रदूषित जल को अपने साथ बहा ले जाता है, डिसिल्टेशन हो जाता है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। हम लोगों ने 8th क्लास की NCERT को पढ़ते हुए भी समझा था कि जब ज्वार आता है तो समुद्री जल है वह तट की ओर आगे की ओर बढ़ता है, तो आगे की ओर बढ़ते हुए जल से टरबाइंस घुमा ली जाती हैं और उन टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है और उस जनरेटर के घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। फिर वही जल जब वापस होता है पीछे के लिए, तो उस पीछे घूमते हुए जल से भी टरबाइंस घुमा ली जाती हैं और उन टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है और उस जनरेटर से विद्युत उत्पादित की जाती है। तो ज्वार भाटा से विद्युत का उत्पादन भी होता है। भारत में भी, कनाडा, रूस, चीन में तो पहले से ही हो रहा है, भारत में भी एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के दुर्गादौनी में लगाया जा रहा है। आप लोग अपने एटलस में दुर्गादौनी जो एरिया है सुंदरबन के क्षेत्र में, उसकी लोकेशन को देखिएगा, वहां पर ज्वार भाटा से विद्युत उत्पन्न की जा रही है। अगली जानकारी महासागरीय धाराओं के बारे में है। हम लोगों ने अभी तक तरंगों और ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा और अगली जानकारी दी गई है महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं महासागरीय सतह पर प्रवाहित होती हुई नदियों की तरह हैं। जिस प्रकार से स्थलीय भागों में नदियां प्रवाहित होती हैं, उनमें जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जाता है, इसी प्रकार से महासागरीय धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है और प्रत्येक महासागर में अनेक महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। महासागरीय धाराओं में जल का विस्थापन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। महासागरीय धाराएं महासागरों में
नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। उनका मार्ग निश्चित होता है और नियमित प्रवाह है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन तक प्रवाह हुआ फिर अचानक रुक गया। जैसे गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित हो रही है तो वो फिर प्रवाहित हो रही है, वह उस दिशा में और वह नियतकालिक रूप से प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं। प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है या जिनसे जल की गति प्रारंभ होती है, और द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। पहले प्राथमिक बलों को देख लेते हैं। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं। पहला हो गया सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। जिस क्षेत्र में सौर ऊर्जा या सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होती है, तो सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होने से उस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। तापमान के अधिक रहने से जल गर्म होता है, और जो गर्म जल होता है वह हल्का होता है और उसका विस्तार होता है। इसी वजह से सूर्यातप की प्राप्ति के अधिक होने के चलते या तापमान के अधिक होने के चलते विषुवत रेखीय क्षेत्र में समुद्र का जो तल है वह अन्य स्थानों की अपेक्षा 7-8 सेंटीमीटर ऊंचा रहता है, क्योंकि उस क्षेत्र में तापमान की अधिकता के चलते जल हल्का होता है, उसका घनत्व कम हो जाता है और वह फैलता है। तो इसी वजह से विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल का तल अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ ऊंचा रहता है। तो जिन क्षेत्रों में जल ऊंचा रहता है तो वह उन ऊंचे क्षेत्रों से और निचले क्षेत्रों की ओर गति करना शुरू कर देता है। पहला कारण। दूसरा कारण है वायु। वायु के घर्षण के चलते भी जल गति करना शुरू कर देता है, या वायु के जहाँ पर शक्तिशाली वायु प्रवाह होता है तो वहाँ पर वायु के घर्षण के चलते जल क्षैतिज अवस्था में गति करना प्रारंभ कर देता है। वायु से भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के चलते जो अधिक घनत्व वाली भारी जो जल होता है वह नीचे की ओर बैठता है, और जो हल्का जल होता है वह ऊपर की ओर आता है। तो इससे भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और प्रवाहित होने लगती हैं। और चौथा है कोरियोलिस फोर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स केवल पवनों के संदर्भ में ही काम नहीं करता, बल्कि कोरियोलिस फोर्स किसी भी गतिशील ऑब्जेक्ट पर लागू होता है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं अपनी मूल दिशा से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं अपनी मूल दिशा से बाईं ओर को विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये चार प्रमुख वो बल हैं जिनसे महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और प्रवाहित होती हैं। दूसरा जो द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, इनमें तापांतर हो गया, तापांतर, लवणता में अंतर हो गया, घनत्व में अंतर हो गया, ये सारे बल होते हैं। इनके चलते भी महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं का ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अब इसको समझ लीजिए। पहले हमने इससे पिछली क्लास में लवणता के बारे में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ लिया था कि अधिक लवणता वाला जो जल होता है वह अधिक घनत्व वाला होता है, या जो ठंडा जल होता है वह अधिक घनत्व वाला होता है, गर्म जल उसका घनत्व कम होता है। तो जब अधिक घनत्व वाला जो जल होता है उसके अधिक घनत्व होने के चलते वह नीचे की ओर बैठता है। वहाँ पर जिस क्षेत्र में अधिक घनत्व वाला जल होगा वहाँ पर महासागर का तल नीचे हो जाएगा। तो जब महासागर का तल नीचे हो जाएगा तो आसपास के कम घनत्व वाले क्षेत्रों से उस अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर महासागरीय जल का संचलन प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर जो जल का संचलन है वह वायु के संचलन से विपरीत है। वायु के संचलन में क्या होता है, अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर पवनें चलती हैं। महासागरीय जल के संदर्भ में क्या है, कम घनत्व वाले क्षेत्र से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर महासागरीय धाराएं चलती हैं, क्योंकि अधिक घनत्व जहां पर होगा जल का तो वहां पर महासागर का जो तल होगा वह नीचे दब जाएगा, और जहां पर घनत्व कम है महासागरीय जल का वहां पर
तल ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर उठे तल से निचले तल की ओर जल का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ये बात लिखी हुई है। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं में या जलधाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल या अधिक लवणीय जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है। जिस जल की लवणता अधिक उसका घनत्व अधिक, जिस जल की लवणता कम उसका घनत्व कम। अधिक खारा जल या अधिक लवणीय जल निम्न लवणता वाले जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। इससे महासागरों में ऊर्ध्वाधर गति भी शुरू हो जाती है। ठंडा जल नीचे बैठता जाता है और जो गर्म जल है वह उस ठंडे जल का स्थान लेने के लिए अन्य स्थानों से आता रहता है। तो इससे महासागरों में ऊर्ध्वाधर गति भी शुरू हो जाती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में या ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। और इस प्रकार की जो गति होती है वह अधः स्थल में होती है, महासागरों की सतह के निचले भागों में होती है। गर्म जलधाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान लेती हैं। ध्रुवों के निकट से ठंडा जल, सघन जल, अधिक घनत्व वाला जल नीचे की ओर बैठता है और नीचे की ओर बैठकर वह निचले भागों से होकर महासागर के सतह के जल के नीचे से होकर विषुवत वृत्त की तरफ या निम्न अक्षांशों की ओर आता है। और जो सतही जल होता है, गर्म जल, जिसका घनत्व कम होता है, उसका विस्तार अधिक होता है, तो विषुवत वृत्त से सतह पर ऊपर के क्षेत्र में जल धाराओं के रूप में विषुवत वृत्त से और ध्रुवों की ओर ऊपर की ओर चलता है या ठंडे क्षेत्रों की ओर चलता है। इस प्रकार से भी महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो महासागरीय धाराएं केवल जल की सतह के ऊपर ही प्रवाहित नहीं होती हैं, बल्कि महासागरों के सतह के निचले भागों में भी महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार गहराई के आधार पर। अब वही बात आ गई जो मैं अभी कह रहा था कि महासागरीय धाराएं सतह पर भी प्रवाहित होती हैं और सतह के नीचे भी प्रवाहित होती हैं। ऊपरी जलधारा, सरफेस वाटर करंट, जो सतह के निकट चलती हैं। महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं और ये जो सतही धाराएं होती हैं ये गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं या विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। दूसरा है गहरी जलधारा, डीप वाटर करंट्स। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। अब आप लोग समझ गए होंगे। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है और नीचे की तरफ बैठते हुए वह विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है और जो सतही धाराएं हैं वे विषुवत रेखा से और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तापमान के आधार पर जिस जलधारा का तापमान कम वह ठंडी जलधारा होगी और जिस जलधारा का तापमान अधिक वह गर्म जलधारा होगी। तो अगर पूरे वैश्विक स्तर पर देखेंगे या पूरे विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो कई गर्म जलधाराएं हैं और कुछ ठंडी धाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं जो होती हैं वे ठंडे जल को गर्म क्षेत्रों में लाती हैं या गर्म जल वाले क्षेत्रों में लाती हैं, क्योंकि ठंडा जल जब ठंडे क्षेत्रों से और गर्म क्षेत्रों में आएगा तो उससे क्या होगा, तापमान में कमी आ जाएगी या ठंडे जल को गर्म जल वाले क्षेत्रों की तरफ लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। उच्च अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध में, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में दोनों गोलार्धों में ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। अभी हम लोग मानचित्र पर देखेंगे, उससे ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं
और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। अब मैंने एक मानचित्र लिया है, इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र पर आप लोग देखेंगे तो जो नीले रंग की जो धाराएं हैं, वे नीले रंग की धाराएं ठंडे जल वाली धाराएं हैं, और जो रेड कलर से दिखाई गई हैं वे गर्म जल धाराएं हैं। तो रेड कलर वाली गर्म और नीले रंग से जो दिखाई गई हैं वे ठंडी जलधाराएं हैं। अब आप देखिए, पहले गर्म जलधाराएं देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम, जिसकी मैं बार बार बात अभी कर रहा था कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ये देखिए, अटलांटिक के इस वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इस तरफ प्रवाहित होते हुए जाती है, और इसका एक भाग हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और मैंने जैसा कि बताया था कि जो जलधाराएं हैं वे कोरियोलिस बल के चलते उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये प्रवाहित होते हुए कोरियोलिस बल के चलते दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसका जो अगला हिस्सा है वह नॉर्वेजियन करंट का है। इसके अलावा गर्म जलधाराओं में देखेंगे तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये हो गई उत्तरी विषुवतीय धारा। साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये गर्म जलधाराएं हैं। ब्राजील करंट या ब्राजील धारा, ये गर्म जलधारा है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस वाले प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है, गर्म जलधाराएं हैं। नॉर्थ पैसिफिक करंट, उत्तरी पैसिफिक धारा, गर्म जलधारा है। इसके अलावा अलास्का करंट, अलास्का धारा, गर्म जलधारा है। अगुलहास करंट गर्म जलधारा है। सोमालिया करंट, सोमाली करंट गर्म जलधारा है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हिंद महासागर में भी प्रवाहित होती है, अटलांटिक में भी, प्रशांत महासागर में भी विषुवत रेखा के सहारे प्रवाहित होती है, ये भी गर्म जलधारा है। साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये भी गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो करंट, ये भी गर्म जलधारा है। और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक करंट्स, ये भी गर्म जलधारा हैं। ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, प्रतिविषुवतीय धारा। ये ल्यूविन करंट है, ये भी गर्म जलधारा है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी गर्म जलधारा है। तो जो रेड कलर से हमने देखी वे सब की सब गर्म जलधाराएं हैं। इसके अलावा अब मैं इसकी एक कॉपी लेता हूं। अब ठंडी जलधाराओं को देख लेते हैं कि ठंडी जलधाराएं किस क्षेत्र में किस प्रकार से प्रभावित होती हैं। नीले कलर से ही देख ले रहा हूं मैं, नीले बोल्ड कलर से। अब ठंडी जलधाराओं को देखिए। लैब्राडोर करंट ठंडी जलधारा है। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया करंट ठंडी जलधारा है। पेरुकी करंट, ये वही पेरुकी करंट है जिसके स्थान पर जब गर्म जलधारा बहने लगती है तो उसी को एल नीनो कहा जाता है। ये पेरुकी जो धारा है इसी को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है, और इसी के स्थान पर जब गर्म जलधारा बहने लगती है तो उसको एल नीनो कहा जाता है, जिसे हम लोगों ने मानसून के समय में पढ़ा था। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ठंडी जलधारा है। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट ठंडी जलधारा है। बेंगुला करंट ठंडी जलधारा है। ये फॉकलैंड करंट है, यहाँ पर एक फॉकलैंड आइलैंड है तो उसकी किनारे किनारे जो जलधारा बहती है उसे फॉकलैंड करंट कहते हैं, यहाँ पर वो भी ठंडी जलधारा है। कनारी करंट ठंडी जलधारा है। ओयाशियो ठंडी जलधारा है। और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है, ये भी ठंडी धारा है। और ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो चल रही है वह भी ठंडी धारा है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी ठंडी धारा है। तो ये प्रमुख ठंडी धाराएं हैं जिन्हें आप लोगों ने नीले रंग से देखा। ये मानचित्र यहाँ से भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, तो यहाँ से भी अभ्यास कर लीजिएगा, या फिर इसके अलावा आप लोगों के ऑक्सफोर्ड के एटलस में ठंडी और गर्म जलधाराओं का
चित्र दिया गया है, एक इमेज दी गई है, मैप दिया गया है, उसमें जानकारी दी गई है। तो वहाँ से भी गर्म और ठंडी जलधाराओं की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि उनकी डायरेक्शन किस तरफ है, उनकी दिशा किस तरफ है। उससे आप लोगों को कभी उत्तर लिखते समय या फिर कभी भूगोल को पढ़ते समय आपको सुविधा रहेगी, कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 3-4 धाराएं लिख के दे दी और उनमें से पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है या निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो अगर आप लोगों ने मानचित्र पर ठीक से अभ्यास किया होगा तो डायरेक्शन भी आपको पता होगी और ये भी पता होगा कि ये जलधारा ठंडी है या गर्म जलधारा है। तो मानचित्र पर आप लोग अभ्यास इसका जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी इस अध्याय में महासागरीय धाराओं के संचरण के बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जो मध्य अक्षांश हैं उनमें जो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, उन धाराओं का जो प्रवाह है वह प्रतिचक्रवाती प्रवाह है, क्योंकि जो प्रतिचक्रवात होते हैं वह मध्य अक्षांशों के उच्च दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होते हैं। तो ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि महासागरीय धाराओं का जो प्रवाह है वह पवनों के प्रवाह के प्रतिरूप के समान ही है। मध्य अक्षांशों के उच्च दाब वाले क्षेत्रों में महासागरीय धाराएं जो हैं वे प्रतिचक्रवाती क्रम में प्रवाहित हो रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में पवनों का जो परिसंचरण होता है वह क्लॉकवाइज होता है और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें प्रतिचक्रवात में पवनों का जो क्रम होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये बात भी एक समझाने की कोशिश की गई है। और एक बात ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में जिस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, तो उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में महासागरीय धाराओं का जो प्रवाह है वह चक्रवातीय क्रम में है। और इसके अलावा एक दो बातें और समझाने की कोशिश की गई है कि महासागरीय धाराओं से कुछ क्षेत्रों की जलवायु भी प्रभावित होती है। गर्म महासागरीय धाराएं जिस क्षेत्र से गुजरती हैं उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती हैं। जैसे देखिए, आप लोग देखिए, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र, ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर तापमान कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है, इसी की एक ब्रांच है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसी की एक ब्रांच है नॉर्वेजियन करंट, ये आगे गर्म जलधारा बढ़ती हुई चली जाती है। इस गर्म जलधारा के चलते ये उच्च अक्षांशों में स्थित ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट हो गया या यूरोप का जो पश्चिमी तट हो गया, इस क्षेत्र में तापमान अधिक बना रहता है और इस क्षेत्र के जो बंदरगाह हैं वे साल भर खुले रहते हैं, क्योंकि पानी जमता नहीं है। पानी किस लिए नहीं जमता है? क्योंकि इस क्षेत्र में गर्म जलधारा प्रवाहित होती है और जिस क्षेत्र में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है उस क्षेत्र के आसपास का तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा एक जानकारी और दी गई है, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जिस क्षेत्र में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस क्षेत्र में कोहरा पड़ता है, क्योंकि संघनन की क्रिया होती है, तापमान के कम होने के चलते आर्द्रता संघनित हो जाती है, कोहरा पड़ता है। कोहरा पड़ने से वहाँ पर उस क्षेत्र में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, उससे वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन या जो पाद प्लवक होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उस फाइटोप्लैंक्टन के उस क्षेत्र में बढ़ जाने से उस क्षेत्र में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरा पड़ने के चलते उस क्षेत्र में मछलियों के लिए खाद्य अधिक आपूर्ति होती है, खाद्य की फाइटोप्लैंक्टन के रूप में। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वे विश्व के सबसे अधिक मत्स्यन किए जाने वाले या फिशरीज के वे सबसे अधिक फेमस क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये लैब्राडोर की धारा आ रही है, ये गल्फ स्ट्रीम जा रही है, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर कोहरा पड़ता है। कोहरा पड़ने से इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि हो जाती है इस क्षेत्र के जल क्षेत्र में। उस फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए मछलियाँ आ जाती हैं और मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस क्षेत्र में मत्स्यन बड़े पैमाने पर होता है, इस क्षेत्र से यहाँ से मछलियाँ बड़े पैमाने पर मारी जाती हैं और उनको खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जापान के किनारे देखेंगे, एक ठंडी धारा ओयाशियो आ रही है, गर्म धारा इधर से क्यूरोशियो जा रही है।
इन ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थल के निकट अधिक कोहरा पड़ता है, फाइटोप्लैंक्टन की आपूर्ति बढ़ जाती है, मछलियों की संख्या बढ़ जाती है और ये क्षेत्र मत्स्यन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। ये जानकारी भी आपकी इस बुक में दी गई है। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूप में बॉक्स में एक जानकारी दी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। आप लोग मानचित्र देखेंगे तो मैं आपको पहले मानचित्र पर ही दिखा देता हूं। इस वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को ही इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये नोवा स्कोशिया का क्षेत्र है और ये हो गई बे ऑफ फंडी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है और ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे का समय, अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। ये एक इंटरेस्टिंग जानकारी दी गई थी, उसे भी मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंतर्गत ले लिया और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। तो जो तकनीकी चीज़ें थी उनको हमने समझ लिया। इसके बाद इस क्लास को देखने के बाद आप लोग एक बार इस चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपके और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और अब इसके बाद हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।